हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप। मैं हूं आरजी सर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही अवेलेबल हो सके। आज अपन 12th फिजिक्स में जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो एक यूनिट है और उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में बेसिकली अपन 3 चैप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 पर विद्युत क्षेत्र, नंबर 2 पर गाउस का नियम एंड नंबर 3 पर विद्युत विभव। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें स्थिर आवेश और उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्या होगा स्थिर वैद्युतिकी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों व उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब अपने सामने एक शब्द निकल कर आया है, आवेश। आवेश क्या है? अपन बोलेंगे कि आवेश तो वो है जो किसी वस्तु को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। वस्तु का वही गुण क्या है? आवेश है। लेकिन भौतिक विज्ञान के हिसाब से अगर अपन देखें तो आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे या फिर दोनों ही क्षेत्र उत्पन्न करे, आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे या फिर दोनों ही क्षेत्र उत्पन्न करे, आवेश कहलाता है। अब अपन देखें कि कौन सा आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्थिर आवेश की। स्थिर आवेश हमेशा और हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश हमेशा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अगर कोई आवेश नियत वेग से गतिशील है तो नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो नियत वेग से गतिशील आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा। नंबर 3 पर अपन जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है कि अगर किसी आवेश का वेग अपन बार बार बदल दे या कोई आवेश वेग बार बार बदल रहा है तो उससे कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो उससे विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होगी। साथ में क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो रही है। अब अपने दिमाग में एक और चीज जानने की इच्छा हो रही है कि साहब आवेश तो ये है, चलो मान लिया, लेकिन आवेश का पता कैसे चला? तो अपन देखें कि अलग अलग समय पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने आवेश के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो अपन यहाँ पे 3 वैज्ञानिकों की बात करेंगे। नंबर 1 पर जो है वो है थेलस और नंबर 2 पर है विलियम गिलबर्ट और नंबर 3 पर जो होंगे वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबसे पहले थेलस साहब ने देखो क्या बताया कि 600 ईसा पूर्व थेलस साहब ने यह बताया कि एम्बर नाम का कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर ऊन से रगड़ा जाए तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को और हल्के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब एम्बर क्या है? यह एक रेजिनी पदार्थ है जो बाल्टिक सागर में पाया जाता है जिसे यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया है। उन्होंने अपनी इतनी सी बात कही। उसके बाद में नंबर 2 पर विलियम गिलबर्ट आए। उन्होंने कहा कि एम्बर ही नहीं, एम्बर जैसी और भी कई चीजें हैं, और भी कई वस्तुएं हैं जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। वो और कौन कौन सी चीजें हैं? उनमें अपन देखें कांच हुआ, सल्फर हुआ, एबोनाइट हुआ। अगर इनमें घर्षण करवाया जाए तो ये आवेशित हो जाते हैं और अपने आसपास हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन तब तक भी यह क्लियर नहीं हुआ कि आवेश में आकर्षण कैसे आया, प्रतिकर्षण कैसे हुआ, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है। हजारों क्वेश्चंस थे लोगों के दिमाग में। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा आवेश को? 2 भागों में, एक धनावेश और एक ऋणावेश। किसी भी चीज पर धनावेश कब आता है? जब धन की अधिकता हो। तब अपन अपने हिसाब से अपने से मान लो कि रुपए अपने पास ज्यादा हो तो आप अपने धन को किसी को दे सकते हैं।
अपने रुपए अपन किसी को दे सकते हैं, तो देंगे तो अपने पास कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर उस पर क्या आ जाएगा, धनावेश। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है तो उसने ऋण ले लिया, ऋण लेते ही उस पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया है। अब उन्होंने ये कैसे बताया, उस प्रयोग को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली, उस कांच की छड़ को वो रेशम से के पास लेकर गए, वहां पर उसको रगड़ा और एक रस्सी से लाकर उसको बांध दिया। चलो भाई, अपन ने भी इसको यहां पर बांध दिया है। अब वो दूसरे कांच की छड़ लेके आए। अब दूसरे कांच की छड़ को वो फिर से रेशम के पास लेकर गए, वहां उसको फिर से रगड़ा, और जब वो पहली कांच की छड़ के पास में उस दूसरी कांच की छड़ को लेकर आए तो पहली वाली दूर हट गई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, धनावेश है। और धनावेश कब आया, जब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इसमें कांच की छड़ में दुर्बल बंध से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे, जो घर्षण के कारण कहां चले गए, रेशम में चले गए। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट की छड़ को वो बिल्ली की खाल से रगड़कर उन्होंने रस्सी से फिर से बांध दिया। दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, उसको फिर से बिल्ली की खाल से रगड़ा, और जब वो पहली छड़ के पास में दूसरी छड़ को लेकर आए तो वो भी दूर चली गई। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश था, ऋणावेश था। और ऋणावेश क्यों आया, क्योंकि इसने ऋण लिया। बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से बंधे हुए थे, तो इसने उनको अपनी ओर खींच लिया। अब उन्होंने क्या किया कि तीसरे प्रयोग में एक कांच की छड़ ली, उसको रेशम से जाकर रगड़ा और एक रस्सी से जाकर बांध दिया। एबोनाइट की छड़ ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़े और पहली वाली छड़ के पास लेकर गए, तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश था, कांच की छड़ पर धनावेश था। और एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश है, एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश है। तो ये इसकी ओर चली गई। तो यहां पर एक राज की बात निकल कर आई है, और वो राज की बात क्या है कि समान आवेशों में तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अगर विपरीत आवेश हुआ तो विपरीत आवेशों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। चलो भाई, इसके बाद में अपन बात करें आवेश के मात्रकों की। आवेश के मात्रकों में अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले अपन एमकेएस या एसआई पत्ती में आवेश का मात्रक देखेंगे। तो एमकेएस का और एसआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, और एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस या एसआई पत्ती में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। नंबर 2 पर सीजीएस पत्ती की बात करते हैं अपन। सीजीएस का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, एम का उधर मीटर हुआ था, इधर क्या हो गया, सेंटीमीटर। उधर के का किलोग्राम हुआ तो यहाँ जी का क्या हो गया, ग्राम। उधर सेकंड था एस से, तो यहाँ भी क्या है, सेकंड है। सीजीएस पद्धति में आवेश के दो मात्रक होते हैं, एक तो स्थिर वैद्युत इकाई में और एक दूसरा होता है स्थिर चुंबकीय इकाई में। एक तो ईएसयू में हो गया और एक किसमें हो गया, ईएमयू में हो गया। स्थिर वैद्युत इकाई में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है और स्थिर चुंबकीय इकाई में आवेश का मात्रक परम कूलाम होता है। तीसरी बात करें अपन प्रायोगिक मात्रक की, तो आवेश का प्रायोगिक मात्रक फेराडे होता है। एक फेराडे का मान होता है 96,500 कूलाम, यानी कि यह आवेश का क्या है, सबसे बड़ा मात्रक है। और आवेश का जो छोटा मात्रक होता है वो है फ्रैंकलिन। इसके बाद में अपन देखें कि आवेश के अन्य मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं। तो अपन देखें, मान लो आपके पास में आ जाए कि 1 मिली कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 पिको कूलाम। 1 मिली का मतलब क्या होगा, 10 की घात माइनस 3 कूलाम। 1 मिली कूलाम में क्या आएगा, 10 की घात माइनस 3 कूलाम। अगर मान लो कि माइक्रो आ जाए तो 10 की घात माइनस 6 कूलाम। नैनो होगा तो 10 की घात माइनस
9 कूलाम। अगर पिको होगा तो 10 की घात -12 कूलाम आएगा। अब तक अपन ने क्या डिस्कस किया? स्थिर वैद्युत की डिस्कस किया अपन ने, आवेश को डिस्कस किया है, आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं उनको डिस्कस किया है, आवेश की खोज डिस्कस की है, आवेश के प्रकार डिस्कस किए हैं अपन ने, इसके बाद में आवेश के मात्रकों के बारे में अपन ने जाना है। अब अपन आवेश की विमा की बात करेंगे। आवेश आया कहां से है? आवेश विद्युत धारा से आया है। कि आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर ही क्या है? विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा की परिभाषा से देखें तो I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। तो Q बराबर क्या हो गया अपने पास में? I T। I का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो सेकंड को अपन किससे लिखेंगे यहाँ पे? T से। तो अपने पास विमा क्या आगे निकलकर A1 और T1। ये होगी आवेश की विमा। तो आज अपन ने आवेश, उसके मात्रक और उसकी विमा के बारे में जाना है। अगले वीडियो में अपन जानेंगे आवेश के गुणधर्म, आवेशन की विधियां, उदासीन या निरावेशित वस्तु। थैंक यू।